मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। कश्मीर से लेकर राजनीतिक गलियारों में लॉलीपॉप भी, और फिर बात करें अगर राजनीति के उतार चढ़ाव की, सही गलत की, और फिर दरबार जो बड़े बड़े आपने दिखाए, हमें रूबरू करवाया उनसे, और उसके बाद अब नई किताब लेकर आप आ गए हैं, इंडियाज़ ब्रोकन ट्रस्ट। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो सवाल मेरा सबसे पहला यही कि क्या है इस बार नया, क्या फिर से कोई दरबार जो हैं जो रह गए थे अभी छिपे हुए वो हैं, इंडियाज़ ब्रोकन ट्रस्ट है क्या आखिर? एक तो ये ट्रस्ट जो शब्द है, ये नेहरू जी का जो पहला भाषण था स्वतंत्रता के बाद 1947 15 अगस्त 1947 को जब उन्होंने संसद में अपना पहला भाषण दिया, तो उसमें इन्होंने ये ट्रस्ट शब्द यूज़ किया था कि इंडिया हैज़ अ ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी कि हमारा एक वो संकल्प है कि जो हमारी डेस्टिनी है, जो हमारी किस्मत, हमारा भविष्य, उसको हम हासिल करके लेंगे। तो ये जो स्पीच थी वो मैंने बचपन में बहुत सुनी, क्योंकि उस वक्त ख़ास करके 60s में जब ये नेहरू जी ज़िंदा थे, तो एक तो बहुत पॉपुलर थे, और मेरी माँ ख़ुद वो फ्रीडम मूवमेंट से मुतासिर होकर और नेहरू से मुतासिर, दिल्ली में रहती थी मेरी माँ, दिल्ली में पढ़ी, तो ये हमको बचपन में सुनाया जाता था इतना कि मैं तकरीबन ज़बानी याद थी मुझे ये स्पीच। तो जब मैं बड़ी हुई हूँ और जब मैं यानी कि पत्रकारिता में आई हूँ, तब मैंने सोचना शुरू किया कि एक तो ये स्पीच अंग्रेज़ी में क्यों दी नेहरू ने, यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, और अंग्रेज़ों को भगाने के बाद अंग्रेज़ी में क्यों बोल रहे हैं? उस वक्त पे तो शिक्षा का स्तर भी ऐसा नहीं रहा होगा, और जो हिंदुस्तानी थे गरीबी झेल रहे थे, और अंग्रेज़ी तो कोई नहीं बोलता था उस वक्त, यानी कि अंग्रेज़ी बोलने वाले शायद मेरे जो पेरेंट्स की उम्र के लोग हैं, उन्होंने पहली बार अंग्रेज़ी बोली थी, और अंग्रेज़ी स्कूल फिर उस वक्त शुरू हुए थे। मेरी दादी एक शब्द नहीं बोल सकती थी अंग्रेज़ी की। तो ये क्या, फिर मैंने सोचना शुरू किया, और मुझे लगा, क्योंकि मैं ख़ुद उसी वो माहौल में पली हूँ जहाँ पे ये बड़े बड़े अफसर होते थे। यहाँ लुटियंस दिल्ली की मैं बच्ची हूँ, यानी मेरी आधी उम्र तो इसी शहर में गुजरी, और इसी इलाके में जहाँ पे सत्ता के जो मालिक थे, जो हमारे सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली अधिकारी और राजनेता थे, वो यहाँ पे रहते थे। और फिर जर्नलिज्म में आने के बाद मैं ये सोचती रही इन चीज़ों के बारे में, और फिर 2014 का जब चुनाव आया, और परिवर्तन शब्द ने, मेरा तो मानना है कि विकास का कम असर था और परिवर्तन का ज़्यादा, यानी कि मोदी जब परिवर्तन की बातें शुरू किया इन्होंने कहने की, तो उस वक्त जहाँ पे भी मैं गई हूँ चुनाव अभियान के दौरान, वहाँ पे सब कहते थे कि जी हमको परिवर्तन शब्द इनका बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हमारे स्कूलों का हाल देखें, हमारे शहरों का हाल देखें, हमारे अस्पतालों का हाल देखें, तो हमको परिवर्तन चाहिए इन सारे क्षेत्रों में। तो उससे फिर मुझे आइडिया आया कि ये किताब लिखनी चाहिए कि परिवर्तन आया क्यों नहीं है और कहाँ कहाँ आना चाहिए। परिवर्तन की आपने बात की, तो परिवर्तन कई जो है अगर देखें तो नेहरू जी भी थे, उसके बाद इंदिरा जी भी आए, बीच में लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, उसके बाद काफ़ी कुछ परिवर्तन भी रहा, वाजपेयी साहब ने भी परिवर्तन की कोशिश की, मोदी जी भी परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। तो इस किताब में क्या सारी जो है परिवर्तन की बातें ही कर रहे हैं, तो किस किस तरीके की बातें की गई हैं और किस किस की गई हैं? ये जो मैंने देखा है इन लोगों को, जो मेरा अपना अनुभव रहा है उनके दौर का, ये उस तरह से मैं अपनी नज़रों से देखा है मैंने, तो बल्कि काफ़ी लोग हैरान हुए किताब पढ़ के, जिन्होंने पढ़ी है अभी तक, कि मैंने अटल जी की आलोचना क्यों इतनी की है। हाँ, तो और मैंने की है क्योंकि मेरा मानना था, मैं अटल जी को जानती थी इमरजेंसी के बाद मिली हूँ पहली बार, और बहुत उम्मीदें थी मेरी अपनी निजी तौर पे कि ये अगर बन जाएंगे तो जिस तरह का शासन कांग्रेस ने चलाया है, जो मेरा मानना है कि इस मुल्क को
दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में होना चाहिए। हमारे पास क्या चीज़ ऐसी है विकास के लिए जो नहीं है, हर तरह से। यानी कि हमारे जो सबसे गरीब प्रांत हैं, उड़ीसा को ले लो, मंदिरों का इनके पास ऐसा भंडार है पुराने मंदिरों का कि अगर टूरिज़्म पे ही ध्यान देते तो बहुत अमीर हो सकता था उड़ीसा। खूबसूरत जगहें, पहाड़ से लेके समुंदर तक, इतना खूबसूरत देश है कि अगर चाइना में आप सोचो, हाँ, क्योंकि कई ऐसे देश हैं छोटे जो सिर्फ टूरिज़्म से वो अमीर हुए हैं। चाइना में आते हैं, मुझे पूरा वो आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन शायद कोई 3 करोड़ से ज़्यादा वहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। हमारा कितना है, 7 लाख या कुछ ऐसा। तो ये क्यों है? हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं, ये मेरी अपनी राय है कि गलत नीतियों की वजह से ये देश गरीब रहा है। तो अटल जी जब बने, और अटल जी खुद इस तरह की बातें करते थे, मैंने उनके इंटरव्यू दिए हैं इस किताब में जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले दिए थे, जिनमें वो खुद कहते हैं कि जब ये पहले वो सांसद बने थे और नेहरू जी बातें कर रहे थे, ये जो आईटीडीसी कंपनी वो उस वक्त बना रहे थे जो होटलें वगैरह चलाती हैं सरकारी, तो अटल जी ने फिर वो संसद में ही कहा नेहरू के भाषण को सुनकर कि सरकार का काम होना चाहिए अस्पताल बनाना, ना कि होटल बनाना। और नेहरू जी ने इनको कहा कि नहीं, हम दोनों करेंगे। और जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रही हूँ उसमें अटल जी ने कहा कि देखो क्या हाल है अस्पतालों का, होटलों का भी बुरा हाल है, सरकारी होटल कोई इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं। खैर, तो मैंने बहुत उम्मीदें थी मुझे कि ये कुछ करेंगे, लेकिन बनने के बाद, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, इनमें और कांग्रेस प्रधानमंत्री में कोई फ़र्क नहीं मुझे नज़र आया। वही लुटियंस दिल्ली के बड़े बंगलों में बैठे, इनके मंत्री उसी तरह घूमे, बड़े बड़े काफ़िले लेके, लाल बत्ती वगैरह। तो मुझे बड़ी मायूसी हुई। और दूसरी बात, ये जो बोफोर्स कांड था, यहाँ से शुरू होता है भ्रष्टाचार का पूरा सिलसिला। हाँ, उस वक्त जब ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर अटल जी, पता लग गया था कि बोफोर्स का जो रिश्वत का पैसा था वो सोनिया गांधी के 2 खास दोस्तों के खातों में मिला है स्विट्ज़रलैंड में, पूरे नंबर बतौर। किसी ने डिनाई नहीं किया। क्वाट्रोकी भाग गया था उस वक्त, क्वाट्रोकी, ओटोवियो क्वाट्रोकी, और उसकी बीवी के नाम में थे ये खाते। क्यों नहीं अटल जी ने कुछ किया? तो मेरा मानना है कि या तो वो डर गए या वो उस उम्र के थे जो नेहरू जी की कुछ ज़्यादा ही वो रिस्पेक्ट करते थे, समझ में नहीं आया। तो मैंने उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि उनके पास था वही परिवर्तन लाने का मौका जो अब मोदी के पास है। जिस तरीके से आपने बात की, एक अगर साथ के हैं, मान लीजिए कि मोदी जी साथ के किसी अपने नेता के, कांग्रेस के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो क्या राजनीति में अभी भी ये चल रहा है कि चलिए छोड़ देते हैं, अपने ही हैं? जैसे कि मीडिया में है तो कोई गलत हो रहा है तो चलो थोड़ा सा हटो, स्पोर्ट्स में है तो छोड़ो। उम्मीद है कि मोदी ना ऐसा हो जाए, वरना ये एक क्लब है। इन्होंने क्या किया है कि शुरू तो हुआ है ये कांग्रेस पार्टी से कि अपना जो चुनाव क्षेत्र है अपने बेटे को दे दो या बेटी को दे दो या किसी दोस्त को दे दो या किसी गर्लफ्रेंड को दे दो। तो लेकिन अब बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, तकरीबन जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने भी यही किया है। तो जब आप एक राजनीतिक दल को एक प्राइवेट कंपनी बना दें और संसद को एक कॉकटेल पार्टी सा बन गया है, ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं, सब एक दूसरे को बचाएंगे। अभी तक तो ऐसा होता आ रहा है। उम्मीद करो कि मोदी इस बहुत ही गलत परंपरा को ख़त्म करें। जी, जब दरबार में पढ़ रहा था तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को नहीं पता थी, बहुत अंदर की बातें थी। तो क्या इस नई किताब में कुछ ऐसे किस्से होंगे जो बहुत अंदर के हैं और जो उनको लोग पढ़ के जो है, मतलब उम्मीद तो ऐसा, उम्मीद है ऐसी, कोई एक आध किस्सा बता पाएंगे? सोनिया गांधी कि मैं बहुत ख़िलाफ़ लिखती थी, इसलिए नहीं कि मुझे कोई वो निजी पर्सनल दुश्मनी थी उनके साथ। आप बेहद करीबी दोस्त भी रही हैं उनकी? एक ज़माना था, इतनी करीबी नहीं थी लेकिन दोस्ती थी। और
जब ये पहले तो मुझे बहुत एतराज़ था जब ये पॉलिटिक्स में आई हैं इस बात को लेकर कि अगर हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया है और फिर एक यूरोपियन महिला बन जाती है प्राइम मिनिस्टर, और जो तकरीबन बन गई थी, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा कि वैसे भी जो आम लोग हैं इस देश के सफ़ेद चमड़ी को देख के थोड़ा घबरा जाते हैं, दुकान में जाओ तो उनकी सर्विस पहले करते हैं, क्योंकि इतने सदियों की गुलामी को भुलाना मुश्किल है। तो पहले तो मेरा एतराज़ इस बात पे था कि ये विदेशी हैं, इनको आने ही नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में। दूसरा मुझे एतराज़ था कि इन्होंने ये ना पढ़ी लिखी हैं ना कुछ और, तो ना इन्होंने पॉलिटिक्स पढ़ी है ना इन्होंने, जब ये तो 18 साल की थी जब इंडिया जब बहू बन के आई हैं, इन्होंने कभी राजीव गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले किसी के लिए कुछ नहीं किया। ये जो आप कहती हैं ना कि मुझे देश से इतना प्यार है, तो देश के गरीब बच्चों के लिए या औरतों के लिए या कुछ ना कुछ तो किया होता। सोनिया गांधी, 2 वजह से मुझे उनका पॉलिटिक्स में आने से एतराज़ था। एक तो वो जानती नहीं थी इस देश को, हिंदी भी नहीं बोलती थी जी। लेकिन जब देश ने इनको वोट दिया, जब ये जीत के आई, उसके बाद में मैंने जो भी इनके बारे में लिखा वो उनकी नीतियों की मैंने आलोचना की है। इन्होंने ये ख़ास दुश्मनी मोल कर, एक तो मुझे इंडियन एक्सप्रेस में से निकालने की कोशिश की गई, दूसरा जो टैक्स रेड वगैरह इन्होंने करवाए हैं उसका काफ़ी इसमें जिक्र है। कौन से साल की बात करें, किस ये टैक्स रेड हुआ है 2014 के आखिरी दिनों में। नहीं 14 नहीं, 2014 जनवरी में। मैं पुराना जो है बोफोर्स मामले की मैं सोच रहा था, उस वक्त पे भी आप परेशान रही थी? नहीं, उस वक्त तो खैर निजी तौर पे मेरे ऊपर हमला नहीं हुआ है। सोनिया गांधी ने मुझे ये जो अब कहते हैं ना कि मोदी किसी से डिसेंट नहीं सुन सकते, वो सहनशीलता नहीं है वगैरह वगैरह, तो उसमें मैंने ये कई किस्से दिखाए हैं जो दर्शाते हैं कि कांग्रेस के जो बड़े नेता रहे हैं उनमें सहनशीलता कितनी कम है। खैर आप पढ़ो किताब। मतलब ये चीज़ तो अभी देखने को मिल रही है। हाँ। सहनशीलता की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से बड़ी पार्टी, अनुपम जी ने भी बोला था एक उसमें, हाँ, कि उससे बड़ी पार्टी तो सहनशील हो ही नहीं सकती जो राहुल गांधी को सहन कर रही है। तो बाकी दूसरे मुद्दों पर कोई किसी को सहन नहीं कर सकता, राहुल को या सोनिया गांधी को छोड़ के। अच्छा, राहुल गांधी जो 4-5 नेता हैं जिनका मैंने वो एक पोर्ट्रेट सा बनाया है, इसमें कुछ तो लोगों की कहानियाँ हैं किताब में, आम लोगों की कहानियाँ, अमीर लोगों की कहानियाँ, पत्रकारों की कहानियाँ, और कुछ हैं जो ये लीडर रहे हैं बड़े। तो एक नेहरू जी हैं, एक इंदिरा जी, राजीव, राहुल, अटल जी, शायद यही हैं 5। पूरा देश आ जाता है किस्म से, यानी कि जो दौर मैंने देखे। और गरीबों की आपने बात की तो उसके बारे में कुछ बताएं, किस तरीके की कहानियाँ उसमें हैं? अच्छा, उसमें आप जब पढ़ेंगे ना तो आपका दिल टूट जाएगा, क्योंकि एक तो इन लोगों ने समाजवाद के नाम पे ये इन्होंने कहा है कि हम आम लोगों के लिए, ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो गरीबों की बात नहीं करता है। लेकिन मैंने जो देखा है बॉम्बे में, जो फुटपाथ पे जो लोग रहते हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, सारे कार्ड हैं, आधार कार्ड आ गया, वो ये क्या नाम है दूसरे, आई पैन नहीं है, कौन सा कार्ड है वो, पैन कार्ड भी है। अच्छा, इनके कोई बैंक खाते नहीं, लेकिन पैन कार्ड, इनकी ना कोई आमदनी है फिक्स्ड, लेकिन पैन कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। लेकिन जो ये सरकारी योजनाएं हैं गरीबी हटाने के लिए, इन तक पहुंची नहीं हैं। हाँ, और इतना बुरा हाल है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो क्योंकि ये जो कमा सकते हैं दिन में उसी पे ज़िंदा रहते हैं, इनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि किसी झुग्गी में भी कमरा ले लें। किसी झुग्गी बस्ती में भी कमरा अगर लेना हो बॉम्बे में, एक तो पगड़ी देनी पड़ती है कोई 40-50 हज़ार की, और फिर मंथली किराया है 2,000 या 3,000 रुपये। तो ये नहीं दे सकते क्योंकि ये उतना ही कमाते हैं जितना ये खा पाएँ। हाँ, अच्छा, तो बच्चे मदद करने जब निकलते हैं, ये सारी स्टोरीज़ हैं इस किताब में,
बच्चे निकलते हैं शाम को स्कूल से आने के बाद, और ज़ाहिर है कि स्कूल भी रोज़ नहीं जाते हैं, लेकिन जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लेते हैं, और फिर शाम को अपने वो पेरेंट्स की मदद करने निकलते हैं। कोई वो फूल बेच रहा है, कोई चूड़ियाँ बेच रहा है, कुछ। पुलिस आती है और इनको गिरफ़्तार करके अंदर डालती है। एक चिल्ड्रन होम कहते हैं उसे, लेकिन वो जेल है। और फिर उनको छुड़ाने के लिए ये इतने गरीब लोग, इनको जाना पड़ता है बच्चों की अदालत में, और फिर महीने लग जाते हैं, और अंदर इतनी बुरी हालत है बच्चों की कि देखने पे वो जी घबरा जाता है, शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसा सब कुछ होता है। ट्रस्ट की जब बात हमने शुरू की थी तो वादा जो है एक किस्म से नेहरू जी का भी याद आता है, फिर गरीबी हटाओ इंदिरा जी की भी याद आती है, और इलाहाबाद की वो एक छोटी सी घटना भी याद आती है मुझे। उसको पढ़ के जो बच्चे वालों था कि लड़कियां ही क्यों कुंभ के मेलों में गुम हो रही हैं, उसको पढ़ के 4-5 दिन तक जो है अंदर से ग्लानि भी रही कि ऐसा देश है मेरा। अब तो नहीं होता होगा ऐसा, लेकिन फिर भी उस वक्त पे जो आपने देखा अभी भी है। इसमें जो वहाँ पे चकले हैं, क्योंकि बॉम्बे इसमें कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा तस्कर हैं बच्चियों का, वहाँ पे होता है बॉम्बे में। तो इसमें वो एक स्टोरी है जिसमें मैंने दिखाया है कि ये बच्चियाँ किस तरह से या तो कोई माँ बाप ही बेच देते हैं गरीबी की वजह से, या कोई उनको झूठे वादे करके लाता है। वो जब पढ़ोगे ना, पढ़ने के बाद मुझे फ़ोन करना, आपको इतना रोना आएगा, इतनी शर्म आएगी इस देश पे कि खैर पढ़ के मुझे बताना। पढ़ेंगे। मतलब एक जो नेहरू जी ने शुरुआत की थी और एक अंग्रेज़ी में जो बोला था कि इस देश की दिशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी, वो काफ़ी हमारा जो संकल्प है जी इस देश को बनाने का। और जब नेहरू जी बने हैं प्राइम मिनिस्टर, जितने गरीब और अशिक्षित लोग उस वक्त थे उतने ही थे जब ये छोड़ के गए हैं। और इनका कितना लंबा शासनकाल था जी, करीब अगर देखें तो इस परिवार का 60 साल का रहा। अच्छा, और इतना बुरा हाल था कि जब इनकी बेटी बनी है प्राइम मिनिस्टर, तो गरीबी हटाओ का नारा इनको वो लेना पड़ा चुनाव जीतने के लिए। तो गरीबी हटाओ, अगर 71 था, कौन सा चुनाव था, 71 का था, 71 का, 71 तक हम गरीबी हटा ही रहे थे। और आज भी जो उनके वो राहुल गांधी हैं, जो वारिस हैं नेहरू के, वो क्या बोलते हैं कि हम तो गरीबों के साथ हैं। वो जो इंदिरा गांधी जी कहती आधी रोटी खाएंगे कांग्रेस को जिताएंगे, राहुल जी ने कहा कि पूरी रोटी खाएंगे कांग्रेस को जिताएंगे। तो आधी रोटी से एक रोटी पर आया है कांग्रेस। चलो कम से कम इतना तो विकास हुआ है। तो विकास ढूंढ रहे हैं, वादों को ढूंढ रहे हैं, संकल्प को ढूंढ रहे हैं, और इस किताब से बहुत सारी चीज़ें जो है वो उजागर होंगी। आप प्लीज़ इस किताब को पढ़ो, और मैं दोबारा आपसे इंटरव्यू करने को तैयार हूँ, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना तो जो दर्द भरी कहानियाँ इसमें हैं, दरबार में नहीं है। ज़रूर पढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये किताब भी बहुत ज़्यादा जो है लोगों तक पहुँचे, लोग पढ़ें और देखें कि वाकई में भारत है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत शुक्रिया।